नमस्कार। ऑपरेशन थिएटर की सेफ्टी का सबसे बड़ा पिलर जानते हैं क्या है? स्टरलाइजेशन। और ये सिर्फ किताबों का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ओटी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर यह हर रोज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए आज इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ मामला बहुत ही गंभीर है। स्टेरिलाइजेशन में एक छोटी सी भी गलती मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया का हर एक कदम समझना और उसे पूरी सटीकता के साथ फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऑपरेटिंग थिएटर को इन अनदेखे माइक्रोबियल खतरों से यानी कीटाणुओं से आखिर पूरी तरह सुरक्षित रखा कैसे जाता है? यही वो मुख्य सवाल है जिसका जवाब हम आज इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह से रहेगा। हम स्टेरिलिटी के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर कंटैमिनेशन के जोखिम को समझेंगे, इसके फिजिकल और केमिकल तरीकों को जानेंगे और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई कैसे करते हैं और इसमें एक टेक्नोलॉजिस्ट की क्या भूमिका है ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम तरीकों में गहराई से उतरें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी भाषा को अच्छी तरह समझ लें। ये परिभाषाएं आपके एग्जाम्स में सीधे सवाल बनकर आती हैं और इनको समझना ही पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, स्टेरिलाइजेशन एक एब्सोल्यूट यानी कि एक पूर्ण प्रक्रिया है। इसका मतलब है माइक्रोबियल जीवन के हर एक रूप का सफाया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और हाँ, सबसे जिद्दी, सबसे मजबूत बैक्टीरियल स्पोर्स का भी। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं होता, या तो कोई चीज़ 100% स्टेराइल है या नहीं है। और यहीं पर आता है स्टेरिलाइजेशन से इसका सबसे बड़ा अंतर। डिसइंफेक्शन ज्यादातर हानिकारक रोगाणुओं को तो मार देता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि ये स्पोर्स को भी खत्म कर पाएगा। तो ये जमीन और दूसरी सतहों के लिए तो ठीक है, लेकिन सर्जिकल उपकरणों के लिए बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, असली निर्णायक फैक्टर है बैक्टीरियल स्पोर्स। स्टेरिलाइजेशन इन्हें खत्म करता है, डिसइंफेक्शन नहीं। और बस इसी एक वजह से सर्जिकल उपकरणों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेरिलाइजेशन ही अनिवार्य है। ठीक है, अब हमें भाषा तो पता चल गई, लेकिन ये कैसे तय होता है कि किस चीज़ को किस लेवल की सफाई चाहिए? इसके लिए एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है जिसे हम कहते हैं स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। ये टेबल इसे बहुत आसान बना देती है। ऐसे सोचिए, अगर कोई उपकरण शरीर के अंदरूनी स्टेराइल टिश्यू में जा रहा है, जैसे कि सर्जिकल उपकरण, तो वो क्रिटिकल है और उसे हर हाल में स्टेरिलाइजेशन ही चाहिए। अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन को छूता है तो वो सेमी क्रिटिकल है और उसके लिए हाई लेवल डिसइंफेक्शन चाहिए। और अगर वो सिर्फ त्वचा को छूता है तो वो नॉन क्रिटिकल है। और ये रही आपके एग्जाम के लिए एक जबरदस्त टिप। बस ये सिंपल सा कोड याद रख लीजिए। CSN का मतलब है SHL। क्रिटिकल के लिए स्टेरिलाइजेशन, सेमी क्रिटिकल के लिए हाई लेवल और नॉन क्रिटिकल के लिए लो लेवल। ये इतना आसान है। चलिए अब हम क्या से कैसे पर आते हैं। तो स्वास्थ्य सेवा में सबसे आम और भरोसेमंद फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के तरीकों से शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है गर्मी से। ऑटोक्लेविंग सबसे प्रमुख तरीका है। ये कीटाणुओं के प्रोटीन को नष्ट करने के लिए दबाव में भाप का इस्तेमाल करता है। ये कुशल है, असरदार है और ज़्यादातर सर्जिकल उपकरणों के लिए सबसे पसंदीदा तरीका भी यही है। ये 3 नंबर हमेशा याद रखने हैं। एक स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव साइकिल के लिए हमें 121 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 15 PSI का दबाव और 15 से 20 मिनट का समय चाहिए। इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन ही इस बात की गारंटी देता है कि सबसे मजबूत स्पोर्स भी खत्म हो जाएंगे। और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का फंडा बिल्कुल क्लियर है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ज़रूरी समय कम होता जाता है। ये तेल, पाउडर और उन नुकीले उपकरणों के लिए एकदम सही है जो भाप से खराब हो सकते हैं। लेकिन उन नाजुक उपकरणों का क्या, जो इतनी ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? यहीं पर केमिकल स्टेरिलाइजेशन के तरीके काम आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये तुलना बहुत ज़रूरी है। पारंपरिक ETO गैस असरदार तो है, लेकिन बहुत धीमी है और जहरीले अवशेषों को हटाने के लिए घंटों का एरेशन मांगती है। दूसरी ओर आधुनिक H2O2 प्लाज्मा सिस्टम बहुत तेज है, उसे एरेशन की जरूरत नहीं और वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए आज ये ज्यादा सुरक्षित और पसंदीदा विकल्प है।
तो प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन हम ये साबित कैसे करेंगे कि ये काम कर गई? अब हम प्रक्रिया से सबूत की ओर बढ़ते हैं, ये समझते हुए कि स्टेरिलिटी को कंफर्म कैसे किया जाता है और एक ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की खास जिम्मेदारियां क्या हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना? सिर्फ मशीन का साइकिल पूरा हो जाना ही काफ़ी नहीं है। हमें एक तरीका चाहिए ये पक्का करने के लिए कि अंदर मौजूद हर एक कीटाणु सबसे मजबूत स्पोर्स समेत नष्ट हो गया है। यहीं पर स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर्स काम आते हैं। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। केमिकल इंडिकेटर्स ये तो बताते हैं कि सही तापमान या दबाव जैसी शर्तें पूरी हुईं, लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, जिनमें जिंदा प्रतिरोधी स्पोर्स होते हैं, सीधे तौर पर ये साबित कर सकते हैं कि प्रक्रिया कीटाणुओं को मारने में कामयाब रही। ये अंतिम प्रमाण है। ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। याद रखिए, भाप और H2O2 प्लाज्मा जैसी प्रक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा गर्मी प्रतिरोधी जीव जियोबैसिलस स्टीयरोथर्मोफिलस का इस्तेमाल होता है, जबकि केमिकल और सूखी गर्मी के लिए बैसिलस एट्रोफियस का। सही प्रक्रिया के लिए सही जासूस चुनना जरूरी है। ये एक ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का रोज का काम है। ये प्रक्रिया सिर्फ मशीन चलाने तक ही सीमित नहीं है, ये सही तरह से धोने और जांचने से शुरू होती है, सही ढंग से पैक करने, लोड करने और फिर सही साइकिल चलाने तक जाती है, और अंत में सबसे जरूरी, हर चीज का रिकॉर्ड रखना। इस श्रृंखला की एक भी कड़ी टूटी तो पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाती है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल जवाब करते हैं। क्या आपको वो सबसे जरूरी फैक्ट याद है जिसे हमने अभी अभी कवर किया? स्टीम ऑटोक्लेव के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन सा जीव है? बिल्कुल सही, ये है जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलिस। इस नाम को अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके करियर और एग्जाम्स में बार बार सामने आएगा। और हम इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सबूत है, ये जवाबदेही है, ये मरीज की सुरक्षा की आखिरी जांच है, ये साबित करते हुए कि हर कदम सही ढंग से किया गया था। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक वादा है जो हर मरीज से किया जाता है।